यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप के बारे में अध्ययन करेंगे या नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ या फिर इसको नदी द्वारा जो किए गए कार्य भी कह सकते हैं। तो नदी द्वारा जो निर्मित स्थल रूप हैं उसमें कौन कौन से स्थल रूप बनता है। तो नदी सामान्यतः ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाले जल को, धारा को अपन क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नदी है वो नदी जो है वो किस प्रकार से अपने, तो इनको जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं जिसमें नदी के जल का वेग, नदी के जल का आयतन, नदी के तल की बनावट और नदी के जल में जलवर्गों की मात्रा आदि का भी महत्वपूर्ण इसमें योगदान होता है। तो नदी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो नदियाँ लंबी अवधि के फलस्वरूप अपनी घाटी एवं समवर्ती क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का वो निर्माण करती हैं। इनमें प्रमुख आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ हैं वो है घाटी का निर्माण। यह नदी घाटी की सार्वभौमिक आकृति है। नदी घाटी के विकास में घाटी का गहरा होना, घाटी का चौड़ा होना तथा घाटी का लंबा होना सम्मिलित किया जाता है। और नदी में जल की अधिक मात्रा एवं तीव्र ढाल लंबवत अपर्दन को गति प्रदान करते हैं और नदी अपनी युवावस्था में लंबवत अपर्दन प्रदान करती हैं जिससे घाटी गहरी होती जाती है। और प्रौढ़ावस्था में पार्श्व कटाव यानी तट के कटाव के अधिक होता है जिससे घाटी की चौड़ाई बढ़ जाती है। और वृद्धावस्था में नदी घाटी चौड़ी और विस्तृत एवं उथली हो जाती है। जो ये आपको डायग्राम में इसमें दिखाई दे रहा है, जैसे युवावस्था ये, ठीक है, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में किस प्रकार से घाटी का विकास होता है। तो ये घाटी का विकास है। अब है खाँचे की बात करें तो नदी के तीव्र बहाव में कंकड़, पत्थर, बजरी आदि की मात्रा अधिक होने से घर्षण क्रिया द्वारा तली कटकर चिकनी हो जाती हैं। नदी तल का चिकना होना उन्हीं भागों में पाया जाता है जहां नदी तल कठोर आग्नेय चट्टान होता है। और यदि नदी तल के चिकने होने के साथ साथ कठोर स्वभाव वाले कंकड़, पत्थर आदि या बजरी आदि नदी के तल में खाँचे बना देती हैं और यही खाँचे जो हैं बार बार तेज़ी से टकराने इन खाँचों से जल के, तो वो क्या है, खाँचे बन जाते हैं। ठीक है, अब जो है गार्ज और संकीर्ण घाटी, ये जो गार्ज और संकीर्ण जो घाटी इसका विकास कैसे होता है, जो अपर्दन द्वारा। ठीक है, तो सामान्यतः नदी की गहरी एवं संकीर्ण घाटियों को गार्ज कहते हैं। सामान्यतः क्या, इसका जो परिभाषा क्या है, सामान्यतः नदी की गहरी एवं संकीर्ण घाटियों को गार्ज कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में जब नदी तीव्र गति से बहती है तो पार्श्विक अपर्दन की अपेक्षा लंबवत अपर्दन अधिक होता है जिससे अत्यंत तीव्र ढाल वाली संकरी एवं गहरी घाटी का निर्माण हो जाता है जिसे गार्ज कहा जाता है। और इसमें घाटियाँ किनारों पर चौड़ी तथा तली में गहरी होती हैं। और भारत में जैसे ब्रह्मपुत्र, सतलज, कोसी आदि नदियों में पहाड़ी भाग में संकीर्ण द्रोणियों का निर्माण किया गया है और सिंधु, गंगा में भी गार्ज का निर्माण किया गया है। और भारत का सबसे ऊंचा भाखड़ा नांगल जो बांध है सतलज नदी की भाखड़ा गार्ज पर ही बना हुआ है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सास नदी द्वारा जो है अमेरिका में भी ये जो निर्मित गार्ज जो है विश्व विख्यात हैं। कैनियन जो है गार्ज का ही विस्तृत रूप है, उसको कैनियन कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। गार्ज का वृहत रूप कैनियन कहलाता है। इसकी रचना वहाँ होती है जहाँ कोई नदी ऊंचे पहाड़ी तथा पठारी भाग से नीचे की ओर चले जिससे वह घाटी को अधिक गहरा करती हैं। और इसमें नदी अपने धरातल से सैकड़ों मीटर की गहराई में खड़े ढालों के बीच में या गहरे मोड़ बनाती हुई बहती हैं। सामान्यतः अर्धशुष्क जलवायु वाले एवं सरल संरचना वाले चूना या बलुआ पत्थर प्रदेशों में या नवीन अवसादी या जमाव प्रदेशों में कैनियन का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी की ग्रांड कैनियन 446 किमी लंबा और 1.6 किलोमीटर गहरा है और लगभग 16 किमी चौड़ी है। भारत में सिंधु, कृष्णा, सतलज ने कैनियनों का निर्माण किया है। और सिंधु नदी गिलगिट जैसे कश्मीर के निकट 5500 मीटर गहरी में कैनियन का निर्माण करती हैं। चौथा जो है वो जलज कृतिका, ये पोर्ट होल भी कह सकते हैं इसको, यानी जलज कृतिका यानी नदी की बहते जल में विभिन्न कंकड़, पत्थर व रोड़े आदि होते हैं जो नदी तल पर गड्ढे बना देते हैं और ये गड्ढे लगातार पानी के भंवर के रूप में
घूमने तथा कंकड़ पत्थरों के साथ साथ घूमने में बड़े हो जाते हैं और जिन्हें जलगर्तिका कहा जाता है। और कठोर शैलों में बने जलगर्तिका अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है। अवनमन कुंड, अवनमन जो कुंड होता है वो जो होता है वो सामान्यतः जलप्रपात यानी जलज गर्तिका का विस्तृत रूप अवनमित कुंड कहलाता है। जब कठोर चट्टान के बड़े बड़े टुकड़े कोमल चट्टान पर जल प्रवाह के साथ तेजी से गिरते हैं तो गहरे एवं बड़े आकार के गर्त का निर्माण कर देते हैं, जिससे वे धीरे धीरे बहुत बड़े हो जाते हैं और उन्हें अवनमित कुंड कहा जाता है। इसका यानी जलगर्तिका का विस्तृत रूप है अवनमित कुंड। अब है जलप्रपात। जलप्रपात जो है जब किसी नदी तल का ढाल साधारण न होकर के अचानक तीव्र या ऊर्ध्वाधर हो जाता है तो जल तेजी से नीचे गिरने लगता है, इसे जलप्रपात कहते हैं। नदी के प्रवाह मार्ग में कोमल एवं कठोर चट्टान पाई जाती हैं, तो जब कोमल चट्टान को काटकर नदी कठोर चट्टान वाले भाग में पहुंचती हैं तो उसे काट नहीं पाती है और जल एकाएक नीचे गिरने लगता है और लगातार पानी के बहाव के कारण मुलायम चट्टानें कटती जाती हैं और जिससे प्रपात धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है। और जल प्रपात कई प्रकार के होते हैं, जिसमें जैसे प्रमुख अनुगामी प्रपात, उत्तरगामी प्रपात, छत्रक शैल प्रपात, लंबत रोध प्रपात, पठारी प्रपात, भ्रंश प्रपात, लटकती घाटी प्रपात, अपहरण प्रपात, निको पॉइंट प्रपात, जोड़ रेखा प्रपात, असमान क्षय प्रपात तथा उत्थान के कारण बने प्रपात आदि। सातवां जो है वो है द्रुतवाह या शिप्रिका। जब नदी किसी घाटी में तलहटी के ढाल के कारण एकाएक तीव्र गति से बहने लगती हैं तो उस द्रुतवाह या क्षिप्रिका कहा जाता है। कभी कभी विशेष परिस्थिति में क्षिप्रिका की रचना जलप्रपात से पूर्व भी हो जाती है और यह एकाएक प्रपातों की ऊंचाई कम हो जाने से क्षिप्रिकाओं में बदल जाती हैं। अगला जो है वो है संरचना, वो है संरचनात्मक सोपान। अब संरचनात्मक सोपान की बात करें तो संरचनात्मक जो सोपान है यानी नदी के मार्ग में जब कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्रम से एक दूसरे के बाद क्षैतिज अवस्था में, इसमें क्या क्षैतिज अवस्था में हो तो मुलायम चट्टानें आसानी से या शीघ्रता से कट जाती है और कठोर या प्रतिरोधी चट्टानें खड़ी रहती हैं। इससे नदी घाटी के दोनों सोपानाकार सीढ़ियाँ का निर्माण हो जाता है, जिसे संरचनात्मक सोपान कहा जाता है। अब जो है नदी वेदिकाएँ। नदी वेदिकाएँ सोपान का ही एक जो रूप है। इसमें क्या है, नदी वेदिकाएँ नदी घाटी के दोनों ओर सीढ़ीनुमा आकार में मिलती हैं। सबसे ऊपर की वेदिका नदी के प्रारंभिक तल को प्रदर्शित करती है, यदि नदी वेदिकाएँ नदी के नवोन्मेष या पुनर्यौवन का परिणाम होती है। इसमें क्या नदी में पुनर्यौवन यानी पुनर्अपर्दन प्रारंभ हो जाता है, तो एक नई जो घाटी जो है उसमें विकसित हो जाती है, तो उसको क्या है सोपानाकार सीढ़ियों जैसे हो जाती है, तो वो नवोन्मेष यानी नदी वेदिका कहलाती है। यहाँ पुनर्यौवन का परिणाम होती है जब किसी कारणवश नवोन्मेष आने से पूर्व नदी में निम्न कटाव की शक्ति बढ़ जाती है तो उसकी घाटी का गहरा होना प्रारंभ हो जाता है। इससे पुरानी घाटी में एक नई या नवीन तथा संकरी घाटी का निर्माण हो जाता है और बाढ़ के समय नदी प्रथम वेदिका के नीचे द्वितीय वेदिका का निर्माण कर लेती है तथा क्षैतिज अपरदन द्वारा वेदिका का चौड़ाव कर लेती है। इससे अनेक वेदिकाएँ निर्मित हो जाती हैं। अगली जो स्थलाकृति है वो है नदी विसर्प, यानी ये सर्पाकार या विसर्पाकार नदी बहती हैं तो उसको क्या है नदी विसर्प कहते हैं। नदी की लंबवत क्षरण क्रिया समाप्त होने पर उसका जल घाटी को चौड़ा करता है। इस क्रिया अधिकतर नदी की प्रौढ़ावस्था में मैदानी भागों में देखी जाती है। इस समय जल मंद ढाल होता है और नदी का मार्ग घुमावदार पाया जाता है और इन टेढ़े मेढ़े मोड़ों को ही नदी विसर्प कहते हैं। विसर्प का आकार अर्धवृत्ताकार तथा वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है नदी जो है विसर्पाकार इस प्रकार से बहती हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं नदी विसर्प। अगला जो है स्थलाकृति वो है संप्राय मैदान, यानी नदी अपरदन द्वारा कई ऊंचे स्थलखंड एवं आकृतियाँ विहीन मैदान का निर्माण में बदल जाती हैं, तो उसे संप्राय मैदान कहते हैं। सामान्यतः संप्राय मैदान नदी के अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था का प्रतीक होते हैं और इस अवस्था में नदी घाटी का गहरा होता जाता है। केवल क्षैतिज अपरदन और अपक्षय द्वारा स्थलखंड नीचा हो जाता है और प्रतिरोधी शैलों के भाग या अपवादावस्था में यत तत टीलों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, जिन्हें क्या मोनाडना कहते हैं, यानी डेविस ने मोनाडना का नाम दिया है। अब है नदी का
परिवहन कार्य। नदी के परिवहन कार्य सामान्यतः ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वो क्या है, एक जल के साथ बहकर लटकते हुए चलते हैं। यानी अपर्दन कार्य के अतिरिक्त नदी का जो द्वितीय कार्य जो होता है परिवहन होता है, जिसके द्वारा शिलाखंड बहकर लिए जाते हैं। नदियों द्वारा अपर्दन से प्राप्त पदार्थों के अतिरिक्त अपक्षय द्वारा विघटित तथा एवं विनियोजित पदार्थ भूमि स्खलन, अवपात एवं भूमि सर्पण द्वारा प्राप्त पदार्थों भी नदी में मिश्रित होते हैं, जिसका परिवहन नदी द्वारा किया जाता है। नदियों में अनेक प्रकार के कण एवं पत्थर पहुँचते हैं, जिसे वे बहाकर लाती हैं तथा छोटे कण कभी कभी सतह पर एवं कभी कभी तली में तैरते रहते हैं, और जबकि बड़े पत्थर नीचे लुढ़कते हुए चलते हैं। नदियों के परिवहन कार्य जो है निम्नलिखित रूपों में होता है, जैसे लटक कर उत्परिवर्तन, निलंबन और विलयन। नदी का जो निक्षेपण का जो कार्य है उसके द्वारा जो निर्मित स्थलों पे वो कौन कौन से हैं, तो नदी का निक्षेपण जो कार्य है, यानी जो पदार्थ बहा करके लागे उनको वो जहाँ पे छोड़ती हैं या जहाँ पे निक्षेप करती हैं, तो नदी की घाटी में जब भी पदार्थों का कटाव में एकत्रित होने से रहने से नदी द्वारा बहाए गए, तो वे सभी विभिन्न परिस्थितियों या अवस्थाओं के कारकों एवं नियमों से प्रभावित होकर अपनी घाटी में विविध क्रम एवं ढाल या संप्राय भागों में जमा किए जाते हैं। नदी के अवसाद कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े या छोटे गोलासन, बजरी, बालू, विविध प्रकार के ये बारीक जो रासायनिक जो पदार्थ आदि जो होते हैं, जो नदी अपने उद्गम स्थान से मुहाने तक के भाग में कहीं न कहीं जमा करती हैं, और नदी अवसाद के जमा होना भी उसकी एक निक्षेपण कार्य है। सामान्यतः पर्वतीय प्रदेशों में मैदान एवं मैदानों में समुद्रों में मिलने से या ढाल में परिवर्तन आने से भी जमा होता जाता है, और जमाव स्थल और जल दोनों में भी होता है। जमाव स्थल और जल दोनों में ही होता है, और विभिन्न आकृतियों को जन्म देती है, जिसमें नदियों द्वारा निक्षेपण से निम्नलिखित जैसे परिवहन शक्ति द्वारा ह्रास एवं गति में कमी, इससे भी निक्षेपण होता है, और नदी का ढाल कम होना, और नदी के जल में विस्तार या नदी जल के आयतन में कमी, और नदियों का झीलों में गिरना या नदी के भार में वृद्धि होना, ये भी है, उससे भी निक्षेपण होता है। अब जो है नदी निक्षेपण द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तो नदी निक्षेपण द्वारा जो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें प्रमुख है जलोढ़ शंकु। ठीक है, जलोढ़ जो शंकु है, यानी पर्वतीय भागों में नदी द्वारा अपर्दन कार्य अपनी चरम अवस्था में होता है, अतः वहाँ पर अपर्दन एवं अपरिमित परिदित तो जलोढ़ शंकु जो हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो जलोढ़ शंकु जो हैं पर्वतीय भागों में नदी द्वारा अपर्दन अपनी चरम अवस्था में होता है, अतः वहाँ अपर्दन एवं अपरिदित पदार्थों का परिवहन, ये दो ही कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। और पहाड़ी भागों से उतरते ही पर्वतीय क्षेत्रों में नदी घाटी के ढाल में एकाएक क्या हो जाती है, कमी आने लगती है। इसके साथ ही नदी के कटाव एवं बहाव की क्षमता में भी तेजी से कमी आने लगती है, जिससे सरिताएं नाले या शंकु की आकृति में तेज ढाल वाले त्रिकोणाकार जमाव होते हैं, जिन्हें जलोढ़ शंकु कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणाकार जो आकार जो जमाव होता है उसको जलोढ़ शंकु कहते हैं। अब जलोढ़ पंख जब सदा वाहित एवं बड़ी नदियाँ पहाड़ी भागों से नीचे उतरती हैं एवं पर्वतीय भागों में नदी में अधिकांश कंकड़ पत्थर व मोटे कण पंखाकार रूप में एकत्रित हो जाते हैं, तो जिसमें घाटी के भीतरी एवं पहाड़ी भागों में मोटे टुकड़ों का जमाव होता है, जबकि बजरी एवं बालू मिट्टी के जमाव बाहर की ओर फैलने वाले शंकु की पंख की तरह बड़े त्रिकोण की आकृति में की तरह फैल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख कहते हैं। इन जलोढ़ पंखों के में बारीक कणों का जमाव पंख के किनारों पर और बड़े कणों का जमाव ढाल के पास ही होता है। अब जलोढ़ मैदान की बात करें तो बाढ़ के समय जल की मात्रा अधिक होने के कारण जल किनारों को लांघ कर मैदानी भागों में फैल जाता है, और पानी में घुली बारीक मिट्टी धीरे धीरे मैदानी भागों में जम जाती है, जिसे नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से निर्मित मैदान जलोढ़ मैदान कहलाते हैं। अब है बाढ़कृत मैदान। यह जो है नदी घाटी का महत्वपूर्ण जमाव है, और नदी द्वारा मैदानों में प्रतिवर्ष बाढ़ के समय भारी मात्रा में अवसाद जमा किए जाते हैं, और यह अवसाद बाढ़ के कारण दूर दूर तक फैल जाते हैं, और बाढ़ के जल के हटते ही के बाद यही अवसाद वही मैदानों में जम जाते हैं, और अवसाद के जमने से संपूर्ण मैदान समतल एवं लहरदार प्रतीत होता है, और ऐसा मैदान बाढ़कृत मैदान कहलाता है। अब है प्राकृतिक तटबंध, यानी ये नदियों के किनारों पर जो है वो जो जमा होता है, तो यानी मुहाने के समीप पहुँचने से
पहुँचते नदी का ढाल अत्यंत साधारण हो जाता है, जिससे नदी के वेग में शिथिलता आ जाती है और जिससे नदी निक्षेपण करती है। धीरे धीरे नदी के दोनों तटों पर निक्षेपण कार्य के कारण लंबे लंबे बांधों का निर्माण हो जाता है, जो निम्न ऊंचाई वाले कटक के समय होता है और जिसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक तटबंध कहा जाता है। साधारणतः नदी तटीय बांध नदी जल को नियंत्रित करते हैं, किंतु बाढ़ के समय टूटकर समीपवर्ती क्षेत्रों में भयानक बाढ़ ला देती हैं। अब है छाडन झील, यानी जिसको अपन गोखुर झील भी कहते हैं। नदी में ज्यों ज्यों विसर्पों की संख्या बढ़ती जाती है, त्यों त्यों विसर्पित ग्रीवा के स्कंद निकट आते जाते हैं और बाढ़ के समय नदी तेज बहाव से विसर्प की संकीर्ण ग्रीवा को काट देती है, जिससे वो विसर्प का कुंडलाकार जो भाग अलग हो जाता है और उसी को अपन क्या कहते हैं, नदी की धारा सीधी मार्ग अपना लेती है और धीरे धीरे वो कटे हुए विसर्प के जो सिरे जो बालू जमा मिट्टी से वो भर जाते हैं और नदी द्वारा छोड़े गए इस विसर्प में जब जल भर जाता है तो उसी को अपन क्या कहते हैं, छाडन झील या गोखुर झील, यानी गाय के खुर के समान होती है। ये जो इसमें डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, पहले जैसे नदी ये से बह रही थी और ये जो है बाढ़ के समय इसको सीधा मार्ग अपना लिया तो ये यहाँ पास में आता गया और ये जो है, ये जो इधर वाला जो भाग था कट गया तो इसको अपन क्या कहते हैं, छाडन झील कहते हैं। ठीक है। अब जो है डेल्टा की बात करें तो ये अंतिम अवस्था में जब नदी जब समुद्र में मिलती हैं तो वहाँ पे क्या है, बहुत मंद गति से जो जल प्रवाह होता है तो वो क्या है, अपने जो तली पर ही जो निक्षेप का कार्य करती हैं, तो उसे क्या है, वो डेल्टा यानी त्रिभुजाकार आकृति में, यानी अलग शाखाओं में नदी जो विभाजित हो जाती है जल, तो उसको अपन क्या है, त्रिभुजाकार आकृति बनती है तो उसको डेल्टा कहते हैं। यानी इसका निर्माण नदी की अंतिम अवस्था में होता है। वो मुहाने पर पहुँचते पहुँचते नदी का वेग इतना मंद पड़ जाता है कि उसके साथ लाया गया अवसाद तनिक सी रुकावट मिलने पर जमा होने लगता है और जिसे वह अवसाद जमा होकर त्रिभुजा का रूप ले लेता है, तो इसे ही डेल्टा कहा जाता है। यह शब्द यूनानी भाषा के डेल्टा यानी जो त्रिभुजाकार है इस प्रकार से, ठीक है, ये जो है इसको इस प्रकार से, यानी अलग अलग जो ये जो नदियाँ जो धाराओं में प्रवाहित होने लगती है तो उसको डेल्टा कहते हैं। सर्वप्रथम यूनानियों ने नील नदी के मुहाने पर ये जो है, ये भी ध्यान रखना है, ये डेल्टा शब्द जो है हेरोडोटस ने इस शब्दावली का प्रयोग किया था और नील नदी के मुहाने को ध्यान में रखते हुए किया था। ठीक है। अनेक प्रकार के डेल्टा होते हैं, जैसे चापा का डेल्टा, पंजा का डेल्टा, अग्रवर्ती डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा, रुंडित डेल्टा और पाली युक्त डेल्टा आदि जो हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका चित्र है, इसमें जैसे ये आपको डायग्राम भी बनाना है और ये नदी के जो जल के द्वारा जो अंतिम स्थलाकृति का जो निर्माण होता है वो है। धन्यवाद। तो इसके अलावा जो है आप इसके आगे भी जो है आपको जो कौन कौन सी स्थलाकृति बनती हैं तो वो आपको देखते हैं अपन। तो ये जो है आपको समझ में आनी चाहिए कि नदी द्वारा जो निर्मित अपरदनात्मक निक्षेपणात्मक अलग अलग प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक तो केवल अपरदनात्मक को ही लिखना है, और कभी प्रश्न नदी द्वारा निर्मित स्थल पूछे थे उसमें निक्षेपणात्मक भी लिखना है और अपरदनात्मक भी लिखना है। ठीक है। धन्यवाद।